हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जनरल स्टडीज़ पेपर 4 यानी एथिक्स के पेपर की आंसर राइटिंग आज से स्टार्ट करेंगे। तो ये डे 1 है, पहला दिन है एथिक्स के पेपर के आंसर राइटिंग का। और आज हम 3 प्रश्न कवर करेंगे, उनके उत्तर देखेंगे और साथ साथ उन्हें शॉर्ट नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स के माध्यम से साथ ही साथ उनको याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला प्रश्न है वो यह है कि आचरण की शुद्धि के लिए बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ भी चुका है और संभावना भी है कि आने वाले समय में भी इसे पूछा जा सके। यूपीपीसीएस 2022 का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को क्या करना है, हमें इसमें सिर्फ आपको अष्टांगिक मार्ग बता देना है और उनकी एक एक लाइन में इन सब सारे अष्टांगिक मार्गों की हमें व्याख्या कर देनी है। अब आपने आर्ट एंड कल्चर में भी इस पार्ट को पढ़ा होगा कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग एक्चुअली है क्या। बुद्ध मनुष्य जीवन के सार को 4 आर्य सत्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। क्या है? दुख है, दुख का निवारण है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। वो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है और इस दुख से निवारण का एकमात्र मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 तरीकों का एक मार्ग है जिससे आप अपने जीवन को दुखों से मुक्त करके और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम ये समझ गए कि अष्टांगिक मार्ग है क्या। यह अष्टांगिक मार्ग दरअसल दुख से मुक्ति प्राप्त करने या दुख के कारणों का निवारण का तरीका है। अब इसमें 8 तरीके हैं जिसको भगवान बुद्ध ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, अभी हम ये सारे 8 भाग पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा उनका जो कैटेगराइजेशन है, उनका जो श्रेणीकरण है वो आप देख लें। सबसे पहले आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी विजडम। दूसरा है शील। शील रिलेटेड है एथिक्स या कोड ऑफ एथिक्स से। और तीसरा है समाधि, मानसिक अनुशासन। प्रज्ञा को आप विजडम कह सकते हैं, शील को आप कह सकते हैं एथिक्स और समाधि को कह सकते हैं आप मेंटल डिसिप्लिन। उसका पार्ट समाधि में आएगा। तो अब ये 3 कैटेगरीज में उन्होंने 8 मार्गों को बांटा है। सबसे पहले आती है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी विजडम। विजडम में 2 चीजें, सम्यक दृष्टिकोण और सम्यक संकल्प। अब इसको अगर हम एक साधारण से उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो एक बगीचे का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हमको एक बगीचा, अपने घर में एक गार्डन लगाना है, फूलों का एक बाग लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उसमें आपकी प्रज्ञा आएगी, उसमें आपका विजडम आएगा। पहले आप सोचेंगे कि आपको उस बगीचे में कौन कौन सी चीज़ें लगानी है, किस तरह के फूल लगाने हैं, किस तरह के पौधे लगाने हैं। ये सारा निर्णय आप जो है प्रज्ञा के तहत लेंगे। ठीक है, ये सारा सोचने वाला काम। और इसमें 2 भाग कौन से हो गए? सम्यक दृष्टिकोण और सम्यक संकल्प, यानी व्यू और इंटेंशन। दृष्टिकोण के लिए व्यू हो गया और इंटेंशन के लिए हो गया, संकल्प के लिए हो गया इंटेंशन। बुद्ध के अनुसार ये सबसे क्रम में सबसे ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक अच्छा जीवन, एक बेहतर आचरण वाला जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है कि आप वास्तविकता की प्रकृति को समझें। और वास्तविकता बुद्ध की नजर में क्या है? रियलिटी है कि ये जीवन दुख से भरा हुआ है। 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग। ये 4 आर्य सत्यों को समझना और समझना कि जीवन जो है वो दुखों से भरा पड़ा है, ये है सम्यक दृष्टिकोण। यानी ये आपका विजडम अगर आपके अंदर आया तो आप पहले चरण पे हो जाते हैं। फिर आता है सम्यक संकल्प। इसके अलावा सम्यक इंटेंशन। ये जो सम्यक संकल्प है यानी इंटेंशन, उसका मतलब क्या है कि आप त्याग, सद्भावना और अहिंसा के विचारों को अपने अंदर विकसित करें। तो ये हो जाएगा सम्यक संकल्प। ये संकल्प, वो इंटेंशन, वो जिद वाला नहीं है कि आप एकदम जिद्दी हो जाएं। यहां पर जिद में आपका ईगो हावी रहता है। इंटेंशन में आपको ये ध्यान रखना है, आपको संकल्प में याद ये ध्यान रखना है कि आपका अहम आड़े नहीं आना चाहिए। और जब अहम आड़े नहीं आएगा तो आप त्याग भी कर पाएंगे, आप दूसरों के लिए सद्भावना भी रख पाएंगे और अहिंसा के विचारों को भी अपने अंदर विकसित कर पाएंगे। तो प्रज्ञा यानी ज्ञान, प्रज्ञा जो विजडम वाला पार्ट है, उसमें 2 चीजें हो गई, व्यू और इंटेंशन यानी दृष्टिकोण और संकल्प। अब चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट है हमारा शील यानी नैतिक आचरण वाला जो भाग है। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? ये हमारा एक्शनेबल पार्ट है। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? वाणी, कर्म और आजीविका। ये 3 चीजें आपके एक्शनेबल पार्ट में आ जाएंगी। मतलब इसी के जरिए आप एक सद्गुण वाला जीवन, एक नैतिक आचरण जो है अपना व्यक्त करते हैं। तो ये एक्शनेबल पार्ट हो गया।
सबसे पहले है सम्यक वाणी। इसका मतलब क्या है कि आप सच, दयालुता और बुद्धिमानी से बात करेंगे। इसके अलावा हानिकारक संभाषण से बचेंगे। किसी को चोट पहुंचाने वाली, किसी को हर्ट करने वाली स्पीच आप नहीं करेंगे, ऐसे वाक्य नहीं बोलेंगे। कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयेत प्रियम ब्रूयेत न ब्रूयेत सत्यम अप्रियम। उस तरह की चीज आप अपने जीवन में रखेंगे। सच बोलेंगे, दयालु रहेंगे लोगों के लिए, और लोगों से सही तरीके से बुद्धिमानी से बात करेंगे। उल जुलूल चीजें आप नहीं बोलेंगे। ये सब सम्यक वाणी है। ये एक्शनेबल पार्ट जो है अष्टांगिक मार्ग का, उसमें आता है। तो सम्यक वाणी हो गई। अब आता है सम्यक कर्म, यानी आप बिल्कुल उचित आचरण करेंगे। उसके अंतर्गत क्या आएगा? नैतिक और दयालु होना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना। फिर आता है सम्यक आजीविका, लाइवलीहुड। इसमें क्या है? ईमानदारी और नैतिक तरीके से जीवन यापन करना। आप किसी गलत कार्य से पैसा नहीं कमाएंगे, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं करेंगे, ऐसे व्यवसाय नहीं करेंगे जो मनुष्य मात्र के अहित हो, जिससे या किसी को भी अहित पहुंचे। तो ये सारी चीजें आ जाती है लाइवलीहुड में। अगर आप वही बगीचे वाले एग्जाम्पल का मेटाफर अगर लें, तो हमारा पहला चरण उसमें क्या था? आपको ये सोचना है कि बगीचे में आपको कौन कौन से पौधे लगाने हैं। वो उसमें क्या आ जाता है? प्रज्ञा वाले पार्ट में आ जाता है, यानी विजडम में। सम्यक दृष्टिकोण और संकल्प में आप ये सोचते हैं कि बगीचे में आपको कौन कौन से फूल चाहिए, कौन कौन से पौधे। उसके बाद क्या होता है कि आप बीज को वहां पर बोते हैं। बिल्कुल उन बीजों के विकास के लिए जो जरूरी मिट्टी है वो वहां पर डालते हैं। इसके बाद साफ पानी का प्रबंध करते हैं। तो ये चीजों, जो एक्शनेबल पार्ट हो गया, अगर बगीचे के मेटाफर से हम ले, तो ये हमारा हो गया चील, यानी नैतिक आचरण वाला भाग। इसमें क्या तीन चीजें आई? सम्यक वाणी यानी स्पीच, सम्यक कर्म यानी एक्शन, सम्यक आजीविका यानी लाइवलीहुड। और अंत में आता है हमारा तीसरा भाग, तीसरी कैटेगरी आती है। ये कैटेगरी है समाधि की। सम्यक समाधि वाला जो भाग है, समाधि की जो कैटेगरी है, जैसे प्रज्ञा हो गया पहला कैटेगरी, जिसमें दो थे, सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, और दूसरा हो गया शील, नैतिक आचरण वाला, एथिक्स वाला पार्ट, जिसमें स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, ये तीनों आते हैं। फिर लास्ट हो गया समाधि वाला भाग, समाधि की कैटेगरी, जिसमें मानसिक अनुशासन, यानी आपको मेंटल डिसिप्लिन विकसित करना है। अब आपने बीज लगा दिए, साफ पानी का प्रबंध कर दिया, आपने उसको खाद दे दी, लेकिन साथ में समय समय पर आपको खरपतवार हटाने हैं, आपको निराई गुड़ाई ये सब भी करना है। ये सारी चीजें, यानी उस चीज को मेंटेन रखने के लिए जो सब भी करना है उस बगीचे को, वो भाग जो हमारा है वो आ जाएगा हमारे समाधि वाले में, समाधि वाली कैटेगरी में। यहां पर आपको मानसिक अनुशासन विकसित करना है अपने अंदर, मेंटल डिसिप्लिन विकसित करना है। और उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सबसे पहले सम्यक व्यायाम यानी एक्सरसाइज। इस सम्यक व्यायाम के तहत क्या होगा? परिश्रम पूर्वक अभ्यास के माध्यम से अच्छे गुणों को विकसित करना और बुरे गुणों को त्यागना। दूसरा है सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण के प्रति बिना किसी लगाव या घृणा के जागरूक होना। ठीक है, आपको अटैच नहीं होना है, आपको रियलिटी से एस्केप भी नहीं करना और उससे अटैच भी नहीं होना है। तो बड़ी एक खूबसूरत कहानी भी थी कि बुद्ध से किसी ने पूछा कि किस तरह से हम जीवन में रहते हुए भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बुद्ध ने उसको एक घड़ा दिया, पूरा पानी भर के दिया और कहा कि पूरे शहर का एक चक्कर लगा के आओ, और ध्यान रखना कि घड़े में से एक बूंद पानी भी छलक के बाहर न गिरे। तो वो शिष्य जाता है, पूरे घड़े का चक्कर, पूरे शहर का चक्कर लगा के आता है, और फिर उससे भगवान बुद्ध पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घड़े का पानी तो दिख रहा है कि गिरा नहीं, तुमने रास्ते में क्या क्या चीजें देखी, उनका वर्णन करना शुरू करो। अब वहां पर शिष्य जो है वो अचंभित हो जाता है कि भाई उसका पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान जो है घड़े के पानी को सुरक्षित रखने में थी। उसका पूरा कंसंट्रेशन इस तरफ था कि घड़े का पानी बाहर न छलके। तो उसने कहा गुरुजी मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस तरफ था। तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही तरीका होता है इस जीवन को जीने का, कि आप इस जीवन को जीते भी जाइए, लेकिन उसके प्रति आप आसक्त मत होइए, उससे अटैचमेंट मत रखिए। तो यही चीज आपको सम्यक स्मृति के दौरान याद रखनी है। अगर आप दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग के तहत जो सातवां सम्यक स्मृति है, मेमोरी है, उसमें आपको ये याद रखना है कि वर्तमान क्षण के प्रति बिना किसी लगाव या घृणा के आप जागरूक रहिए, सचेत रहिए, तो आप सम्यक स्मृति का अभ्यास कर रहे होंगे। अगला है सम्यक समाधि। ये अंतिम पड़ाव है, ध्यान के माध्यम से मानसिक ध्यान और एकाग्रता विकसित करना। इस तरह से अष्टांगिक मार्ग समाप्त हो जाता है। अगर आपको इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, तो बहुत अच्छी ट्रिक है। एक वो है, ट्रिक है वीजा, LEMC, यानी वीजा ले मैं चला। अब इसमें क्या है? वी से हो गया आपका पहला व्यू, ऊपर आपने देखा था वी से हो गया व्यू, सम्यक दृष्टिकोण। आई से हो गया सम्यक संकल्प या इंटेंशन। एस से हो गया
सॉरी, एस से हो गया स्पीच, एस से हो गया स्पीच, सम्यक वाणी। ए से हो गया, वीजा के ए से हो गया एक्शन यानी सम्यक कर्म या कर्मांत। एल से क्या हो जाएगा, सम्यक आजीविका यानी राइट लाइवलीहुड। ई से आपका क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज यानी सम्यक अभ्यास या व्यायाम। फिर एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा आपका सम्यक स्मृति या मेमोरी। और सम्यक समाधि के लिए हो गया सी से कंसंट्रेशन, समाधि कंसंट्रेशन। तो इस तरह से आपको इस आठों अष्टांगिक मार्ग आपको याद हो जाएंगे। और उसके बाद निष्कर्ष में आपको हल्का सा एक ब्रीफ सारी चीज़ों को बिल्कुल कंडेंस करके लिख देना है अभी तक आपने जो लिखा, कि अष्टांगिक मार्ग नैतिक चरित्र तथा आचरण की शुद्धि हेतु व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहने और जीवन के ऐसे तरीके के लिए प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करता है जो स्वयं और दूसरों के लिए लाभदायक हो। तो इस तरह से आपने, अगर वीज़ा ले मैं चला आपको याद है, तो आप सारे अष्टांगिक मार्ग आप बड़े आराम से लिख लेंगे। और आप चाहें तो एक्स्ट्रा कैटेगराइजेशन उसका कर दें, वैसे ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ आपकी सहूलियत के मैंने आपको बता दिया कि आप उसको याद कैसे रखेंगे, कि प्रज्ञा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद शील में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और समाधि में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बगीचे के मेटाफर से आपको ये चीज़ समझा दी। अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, मेटाफर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस कैटेगराइजेशन को आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये रहा इसका क्विक रिवीजन नोट्स, एक बार आप देखिए और 30 सेकंड तक, उसके बाद पॉज करिए वीडियो और खुद से इसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। आई बेट कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या हैं, आधुनिक मूल्यों से इसकी क्या भिन्नता है। हालांकि ये सोसाइटी वाले पार्ट में भी कवर होता है, लेकिन यहाँ पर ये एथिक्स वाले सेक्शन में है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर डील कर लेते हैं। भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य हमारे पूर्वजों द्वारा पोषित, तो हमारे धर्म परंपरागत मूल्य हमें पता है कि क्या होते हैं किसी समाज के। जिस समाज में बहुत पहले से वो मूल्य चले आ रहे होते हैं, अनेक पीढ़ियों से होते हुए उनके धर्म ग्रंथों द्वारा स्टैब्लिश्ड होते हैं। उन समाजों के जो आप्त व्यक्तित्व हैं, जो प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, जो महान व्यक्तित्व हैं, उनके द्वारा जो समय समय पर उद्घाटित मूल्य हैं वो परंपराओं में आ जाते हैं। तो हम बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख देंगे। भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य हमारे पूर्वजों द्वारा पोषित, हमारे धर्म ग्रंथों में महान व्यक्तियों द्वारा उद्घाटित मूल्य हैं। ये मूल्य हमारे सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करते हैं। अब इनके आप कुछ उदाहरण लिख दीजिए। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तो वैसे ही 1-2 सेकंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपको याद आ जाएगा कि परंपरागत मूल्यों में क्या है। जैसे ज्वाइंट फैमिली हो गई, एक ट्रेडिशनल वैल्यू है हमारी, ज्वाइंट फैमिली अभी तक चलती चली आ रही है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन अधिकांश जगहों पर अब एकल परिवार का वर्चस्व ज़्यादा है, प्रेवलेंस ज़्यादा है। इसके अलावा शिक्षा का महत्व भी है। परंपरागत मूल्यों में शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, शिक्षित लोगों और शिक्षकों का कितना सम्मान होता है। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये अप्रतिम उदाहरण है कि कितना महत्व शिक्षा को दिया गया है। बड़ों का आदर और सम्मान हमें पता ही है। धार्मिक सहिष्णुता, ये भी हमारे समाज के परंपरागत मूल्यों में से एक है। हम केवल धर्मों के प्रति सहिष्णु नहीं होते, बल्कि पंथों के लिए भी सहिष्णु होते हैं। तो हमारी सहिष्णुता जो है वो डीपेस्ट लेवल तक पेनिट्रेट करती है। तो सहिष्णुता हमारी संस्कृति का ही एक भाग है। ये सिंक्रेटिज्म, ये समन्वय, ये सब कुछ हमारी संस्कृति के परंपरागत मूल्यों का ही एक भाग है। भारतीय विश्वास प्रणाली, हमारी आस्था, महिलाओं का महत्व पता ही है किस तरह से कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये कितना बड़ा प्रमाण है कि हमारी संस्कृति में महिलाओं का कितना महत्व है। सोचिए कि वैदिक दुनिया के किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ में जो ईश्वर के उद्घोष थे वो केवल पुरुष प्रॉफिट्स को ही डिस्क्लोज किए गए, यानी ईश्वर की जो वाणी थी वो सुनने वाले सिर्फ पुरुष थे। लेकिन हमारी ऐसी संस्कृति है जहां पर वेदों में जो मंत्रों की दृष्टा हैं वो ऋषिकाएं भी हैं, यानी स्त्रियां भी हैं, जिन्होंने जिनको ईश्वर ने अपने मंत्र दिए या जिन्होंने उन मंत्रों की को देखा। तो इस तरह से महिलाओं का महत्व हमारे समाज के परंपरागत मूल्यों में है। इसके अलावा जाति व्यवस्था परंपरागत मूल्यों में है। अब ये प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव, इस बारे में चर्चा बाद में होगी, लेकिन ये परंपरागत मूल्य हैं हमारे। ठीक है, ये आप एक बार एनलिस्ट कर देंगे, इसकी सूची लिख देंगे छोटी सी, फिर उसके बाद लिख देंगे हालांकि पारंपरिक भारतीय मूल्य प्रणाली अपने मूल्य भावना को संरक्षित करते हुए आधुनिक मूल्यों के प्रभाव में बदल गई है। पारंपरिक भारतीय मूल्य प्रणाली के बहुत सारे मूल्य एज इट इज आज भी कंटिन्यूड हैं, निरंतर हैं, लेकिन समय के साथ आधुनिक काल में अनेक मूल्यों को
अपनाया गया, उस मूल्य प्रणाली में शामिल किया गया, और पुरानी भी बहुत सारे पारंपरिक मूल्य भी समय के साथ मॉडिफाई होते गए आधुनिक मूल्यों के प्रभाव में। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आधुनिक मूल्यों से पारंपरिक मूल्यों की भिन्नता। आधुनिक मूल्य वे मूल्य हैं जो वैज्ञानिक सोच और आधुनिकता की अन्य ताकतों के प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। तो आधुनिक मूल्य की एक छोटी सी परिभाषा लिख दीजिए कि ये मूल्य कौन से हैं। ये वो मूल्य हैं जो वैज्ञानिक सोच और आधुनिकता की अन्य ताकतों के प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। वैज्ञानिक सोच और आधुनिकता की अन्य ताकतों के प्रभाव से उत्पन्न मूल्य आधुनिक मूल्य हो गए। और आधुनिक मूल्यों के कुछ उदाहरण क्या हैं? सबसे पहले तो एकल परिवार आज के समाज में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, तो ये एकल परिवार है। एकल सिंगल पेरेंट परिवार, यानी आजकल ये भी एक नई प्रथा चली है कि बिना मैरिड हुए, बिना शादी के आप किसी एक बच्चे को गोद लेना और उसके पेरेंट की तरह आप रहें। ये आधुनिक मूल्यों का समावेश है हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में, कि अब ऐसे लोगों को भी समाज अपना रहा है। धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा का महत्व ये भी बढ़ा है। पंथ निरपेक्ष ये तो पहले से भी था और भी ये रिफाइंड हुआ है। वैज्ञानिक शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। धार्मिक शिक्षा के साथ, धार्मिक शिक्षा पहले की परंपरा में या पारंपरिक मूल्यों में उसका स्थान ज्यादा था, लेकिन आज के मूल्यों में, आधुनिक मूल्यों में वैज्ञानिक शिक्षा का महत्व ज्यादा है। विज्ञान में विश्वास, स्पष्ट सी बात है, अगर वैज्ञानिक शिक्षा का महत्व तो विज्ञान में विश्वास का महत्व होगा। जीवन के सभी पहलुओं में समानता। इसके अलावा आधुनिक शासन और लोकतांत्रिक राजनीति, ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको आधुनिक मूल्यों के सूची में लिख देने हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, भारतीय मूल्य प्रणाली ने मूल भावना से विचलित हुए बिना आधुनिक मूल्यों को अनुकूलित और आत्मसात किया है। हमारा जो ईथॉस है, हमारी जो मूल भावना है समाज की, हमारी परंपराओं की, भारतीय संस्कृति की, वो अक्षुण्ण रहते हुए भी उसने कुछ जो आधुनिक मूल्य हैं उनके प्रभावों को भी अपनाया, अपने आप को समय के साथ रूपांतरित भी किया है। और ये आत्मसातकरण हमारी संस्कृति का एक बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसलिए मूल भावना से विचलित भी नहीं हुई हमारी मूल्य प्रणाली। उसके बाद आधुनिक मूल्यों को उन्होंने आधुनिक मूल्यों के साथ अपने आप को अडेप्ट भी किया और उन्हें आत्मसात भी किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को महत्व देते हैं, लेकिन धर्म उसके मूल्य का आज भी महत्व है। वर्तमान में देखिए, हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता भी है और धर्म के मूल्य भी हैं। वर्तमान में एकल परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मन में सामूहिकता अभी भी विद्यमान है। आप कितने भी एकल परिवार शहरों में रह रहे हो, लेकिन छठ पूजा के समय देखिए पूरी ट्रेनें भरी रहेंगी, दिवाली के समय पूरी ट्रेनें भरी रहेंगी, क्योंकि सब अपने घरों की ओर लौट रहे होते हैं। जितने पंछी दूर गए थे सब शाम होते होते अपने घोंसलों में वापस आ रहे होते हैं। तो आज भी हमारे अंदर संयुक्त परिवार के प्रति एक अलग प्रकार की आस्था है, एक अलग तरह का विश्वास है। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और समानता जैसे मूल्यों का महत्व आधुनिक शासन और लोकतांत्रिक राजनीति में खत्म हो रहा है। तो जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता जो पारंपरिक मूल्यों का भाग थी, वो धीरे धीरे, अस्पृश्यता को मूल्य तो नहीं मानेंगे, ये एक तरह की विडंबना थी कि इतने आत्मसात करने वाले समाज में अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा विद्यमान थी इतने समय तक। लेकिन अब आधुनिक मूल्यों के प्रभाव में ये चीजें खत्म हो रही हैं। जाति व्यवस्था धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रही है। मैं ईस्टर्न यूपी और बिहार की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ भी समय लग रहा है चीज़ों को बदलने में, लेकिन बाकी जगहों पर लोगों के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर अंतर संबंधों, इंटरेक्शन से ये प्रथा, जाति व्यवस्था की कठोरता धीरे धीरे कम हो रही है। इसी तरह जब जाति व्यवस्था कम होगी तो अस्पृश्यता अपने आप नेपथ्य में चली जाएगी, असमानता अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति में इस तरह की जो नकारात्मक मूल्य है वो तेजी से खत्म होते जा रहा है। अब आगे हम महात्मा गांधी का एक कथन का हवाला दे देंगे, महात्मा गांधी को कोट कर देंगे। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ दीवारों से घिरा हो और मेरी खिड़कियां बंद हो। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृति को मेरे घर के चारों ओर यथासंभव स्वतंत्र रूप से प्रसारित किया जाए। तो ये गांधी जी का एक कथन था, जिसमें वो ये बताते हैं कि परंपरावादी मूल्य अपनी जगह सही है। परंपरावादी मूल्यों में वो वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन करते थे, हालांकि वो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पश्चिम के अच्छे विचारों को अपने चिंतन में जगह दी और चाहते थे कि हम भी हर जगह के अच्छे विचारों को अपनाएं। कबीर का भी वो दोहा अगर आपको याद होगा कि संतों आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, मोह बलिंडा टूटा। मतलब कबीर भी ये कहना चाहते थे कि आप अपने ज्ञान के चक्षु, अपने सभी इंद्रियों को खुला रखें ताकि हर तरफ से आपके पास ज्ञान आ सके। और भारतीय संस्कृति का मूलभूत रूप स्वरूप भी यही था। तो इस तरह से महात्मा गांधी के कथन के साथ हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। निष्कर्ष में क्या कहेंगे?
आधुनिक मूल्यों की स्थापना से पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्यों में उन तत्वों को नकारा गया है जो वर्तमान समाज और संस्कृति की विपरीत भावना की स्थापना करने का साधन प्रदान कर रहे थे। अब जब आधुनिक मूल्यों का संसर्ग हमारे पारंपरिक मूल्यों के साथ हुआ, तो हमने पारंपरिक और रूढ़िवादी तत्वों मूल्यों में से उन तत्वों को निकाल दिया और समय समय पर समाज ने खुद उनको बहिष्कृत कर दिया, जो वर्तमान समाज और संस्कृति के विपरीत भावना को स्थापना करने का साधन प्रदान कर रहे थे। आधुनिक संस्कृति के जो तत्व हैं वो किस तरह से हैं? समानता, बंधुत्व, न्याय, इस तरह की जो आधुनिक समाज के जो मूल्य हैं उनको हमने, वो मूल्य जब हमारे पारंपरिक मूल्यों से संसर्ग, उनके साथ संपर्क में आए, तो हमने नए और अच्छे मूल्यों को प्रश्रय दिया, उनको अपनाया और जो पुरातन व्यवस्था थी, पारंपरिक व्यवस्था थी, उसमें से नकारात्मक मूल्यों को हटाया और इस तरह से अपनी मूल्य प्रणाली को अपडेट किया। आधुनिक मूल्यों से समाज में समरसता और बराबरी की भावना का सृजन हुआ है। ये सारी चीजें हमने निष्कर्ष में लिख देनी है। उसके बाद क्विक रीजन नोट्स पे आ जाइए। परंपरागत मूल्य में आप क्या क्या लिखेंगे? संयुक्त परिवार, बड़ों का आदर, धार्मिक सहिष्णुता, भारतीय विश्वास प्रणाली, महिलाओं का महत्व, जाति व्यवस्था। आधुनिक मूल्यों से भिन्नता, एकल परिवार, एकल माता पिता, सिंगल पेरेंट वाला परिवार ये हो गया, या एकल अभिभावक परिवार, ये भी आप देख लीजिए, ये भी आधुनिक मूल्यों की विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा, विज्ञान में विश्वास, समानता, आधुनिक शासन और लोकतांत्रिक राजनीति, ये सब आप जो है एक बार क्विक रिवीजन नोट्स को आप 30 सेकंड तक देखिए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को, जैसे यहाँ कैटेगराइज किया, परंपरागत मूल्य में क्या क्या है उसको याद करने की कोशिश करिए, लिखिए शॉर्ट नोट्स के तौर पे। आधुनिक मूल्यों में क्या क्या आएगा वो सब अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए। उसके बाद निष्कर्ष लिख के आप अपने शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करिए। चलिए, अब ये सवाल खत्म होता है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अधिकर्ता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये सवाल पूछा था यूपीपीसीएस 2022 के पेपर में। अब यहाँ आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि प्रशासन का उद्देश्य केवल नीतियों का क्रियान्वयन नहीं करना है। नीतियों का क्रियान्वयन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? नीतियां हमेशा मानव कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, ठीक है, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और साथ साथ किसी के साथ अन्याय न हो, सभी का हित समान रूप से सधे, इसके लिए नीतियों का एक तंत्र बनाया जाता है, उनको क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन प्रशासन केवल नीतियों के क्रियान्वयन का तंत्र नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। अगर आपने ये पहली लाइन लिख दी तो जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, ये मान के चलिए। तो इस तरह से प्रशासक केवल कानूनों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि नैतिकता, ईमानदारी और लोकहित का संरक्षक भी होता है। जब हमने पहली लाइन में सिद्ध कर दिया कि प्रशासन केवल नीतियों के क्रियान्वयन का तंत्र नहीं है, बल्कि मानव कल्याण से जुड़ा है, तो आपको अगली नीति पर यह बताना होगा कि प्रशासक भी ऐसा व्यक्ति है जो केवल कानूनों का पालन नहीं करता, बल्कि वो नैतिकता, ईमानदारी और लोकहित का संरक्षक होता है। संरक्षक होने के साथ साथ वो एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है अपने कार्यों के माध्यम से, ठीक है। ये चीजें आपने बता दी पहली और दूसरी लाइन में। उसके बाद आप बताएंगे अतः प्रशासन को एक नैतिक कार्य, मॉरल एक्ट, और प्रशासक को नैतिक अधिकर्ता यानी मॉरल एजेंट कहा गया है। ये छोटा सा अगर आपने परिचय लिख दिया तो बहुत ज्यादा असरदार आपका आंसर हो जाएगा। आप शुरुआत में ही एग्जामिनर को बिल्कुल प्रभावित कर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगले भाग में उत्तर का मुख्य भाग यहां से शुरू होता है। पहले आपको सिद्ध करना है कि प्रशासन का नैतिक स्वरूप क्या है। प्रशासन केवल नीतियों का क्रियान्वयन तंत्र नहीं, बल्कि मानव कल्याण से जुड़ा होने के नाते इसका नैतिक स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है। पहले उत्तर के भाग में बताएंगे प्रशासन में नैतिक स्वरूप क्या है। उसमें आप सबसे पहले लाइन लिखेंगे, प्रशासन का उद्देश्य केवल आदेशों का पालन नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित की पूर्ति है। यह प्रशासन का नैतिक स्वरूप का पहला बिंदु होगा। सार्वजनिक हित की पूर्ति, केवल उद्देश्यों का पालन नहीं, केवल आदेशों का पालन नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित की पूर्ति। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रशासनिक निर्णयों का सीधा प्रभाव जनजीवन, समानता और न्याय पर पड़ता है, ठीक है। ये नैतिक स्वरूप, नैतिकता या एथिकल एलिमेंट कौन कौन से हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये बता रहा है कि केवल आदेशों का पालन प्रशासन नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित की पूर्ति। दूसरा, जनजीवन, समानता और न्याय पर प्रशासनिक निर्णयों का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में नैतिक मूल्यों, एथिकल वैल्यूज जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व का पालन आवश्यक है। जिस भी व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण होगा, उसमें आपको मानवीय मूल्यों आपको मानवीय मूल्यों को जगह देनी पड़ेगी, उससे लबरेज करना पड़ेगा उसको, तभी वो अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। तो इसी तरह से प्रशासन के में नैतिक मूल्यों जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व का पालन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? मानव कल्याण। तो ये चीजें जरूरी हैं। बिना नैतिक दृष्टिकोण के प्रशासन यांत्रिक और निर्जीव बन जाता है।
और फिर ऐसा ही प्रशासन विभिन्न व्यंग्यकारों के साहित्य की सामग्री बन जाता है, जैसे हरिशंकर परसाई हो गए या वैद्य हो गए। तो इस कृष्णचंद्र, हाँ, तो कृष्णचंद्र और हरिशंकर परसाई जैसे व्यंग्यकारों के व्यंग का साधन बन जाता है। अगर उसमें यांत्रिकता और निर्जीवपन आ गया तो समझिए एक तरह से डेड हो गया, न अपने लक्ष्यों को पूरा करेगा, न वो नैतिक रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट भाग में आपको, उत्तर के अगले भाग में आपको दिखाना है कि किस तरह से पहले रूप में, पहले हमने क्या सिद्ध किया पहले भाग में कि एक नैतिक प्रशासन एक नैतिक संरचना है। इसलिए प्रशासन के नैतिक स्वरूप में क्या क्या चीजें आती हैं हमने डिस्कस कर लिया। बताएंगे हम कि चूंकि प्रशासन एक नैतिक व्यवस्था है, इसलिए प्रशासक जो है उसको भी एक नैतिक अधिकर्ता होना पड़ेगा। तो नैतिक अधिकर्ता के रूप में क्या क्या पॉइंट्स हम लिखेंगे। पहला कि प्रशासक के निर्णय मूल्यनिष्ठ होने चाहिए, वैल्यू बेस्ड होने चाहिए, ना कि केवल नियमनिष्ठ होने चाहिए। प्रशासक के निर्णय ऐसे होने चाहिए जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी हित सध सके। उसे उसे केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ रूल्स को फॉलो करने वाला एक रोबोट बन जाए। तो पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, प्रशासन के निर्णय मूल्यनिष्ठ होने चाहिए, न केवल नियमनिष्ठ। इसके अलावा प्रशासक अगर लोक सेवा के भाव से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है तो वो प्रशासक नहीं रह जाता, क्योंकि प्रशासन का अंतिम लक्ष्य है मानव कल्याण, और इस तरह से प्रत्येक प्रशासक एक जनसेवक है, एक लोक सेवक है। तो उसे व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि लोक सेवा के भाव से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए। इसके बाद उसे नैतिक दुविधाओं में, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, उसे नैतिक दुविधाओं में न्याय संगत और संवेदनशील निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से तीन कीवर्ड्स हम याद रखेंगे। पहला मूल्यनिष्ठ होने चाहिए, दूसरा लोक सेवा, तीसरा नैतिक दुविधाएं। तो इस तरह से लोक सेवक एक नैतिक अधिकर्ता के रूप में लोक सेवक या प्रशासक को नैतिक दुविधाओं में न्याय संगत और संवेदनशील निर्णय लेने होते हैं। तो नैतिक दुविधाएं हमारा तीसरा कीवर्ड हो गया। चौथा कीवर्ड क्या हो गया, भ्रष्टाचार, पक्षपात या संसाधनों के वितरण में असमानता जैसी परिस्थितियों में प्रशासक की नैतिकता की परीक्षा होती है। तो प्रशासक की नैतिकता की परीक्षा हमारा चौथा वो हो गया, कीवर्ड हो गया। एक नैतिक अधिकर्ता के रूप में ये जरूरी है कि प्रशासक भ्रष्ट न हो, पक्षपाती न हो और संसाधनों के वितरण में निष्पक्षता बरते, असमानता को मिटाने जैसे उद्देश्यों को वो ध्यान में रखे। जब भी संसाधनों का वितरण कर रहा है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि असमानता खत्म हो। और ये सभी चीजें, ये तीनों के तीनों, भ्रष्टाचार मुक्त होना, पक्षपात रहित होना और संसाधनों के वितरण में असमानता को सुनिश्चित करने वाला प्रशासक ही सच्चा प्रशासक होगा। नहीं तो फिर वही हालत हो जाएगी कि वो अदम गोंडवी कविता है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो ये सारी इस तरह की जो कविताएं, इस तरह के जो व्यंग हैं, ये तभी पनपते हैं, ये तभी उपजते हैं जब आप उनको मौका देते हैं। एक लोक सेवक होने के नाते जब आप अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं, फिर साहित्य अपना कर्तव्य पूरा करता है आप पर कटाक्ष करके, असमानता को पैदा करने वाली व्यवस्था पर कटाक्ष करके। तो प्रशासक एक नैतिक अधिकर्ता के रूप में है। ये सब हमने इस पॉइंट में डील कर लिया। अब एक लास्ट में एक छोटा सा कोटेशन दे देंगे। गांधी जी के अनुसार सच्चा प्रशासन वही जो जनसेवा और नैतिकता पर आधारित हो। अब अगले पॉइंट में हम बताएंगे। इस तरह से हमने पहले दो पॉइंट्स में क्या डील कर लिया, पहला तो प्रशासन का नैतिक स्वरूप, फिर प्रशासक एक नैतिक अधिकर्ता के रूप में, फिर आता है प्रशासनिक नैतिकता का महत्व क्या है। अब महत्व, भाई प्रशासन में नैतिकता नहीं होगी तो लोकतंत्र में जनता का विश्वास नहीं होगा। ठीक है, जनता का विश्वास उठ जाएगा, फिर जनता करेगी विद्रोह, होगी क्रांति, बदलेगी सरकार, बदलेगा प्रशासन। तो बेहतर है कि प्रशासन, सरकार, सब कुछ वैसे ही, समाज वैसे ही बिना किसी उठापटक के चलता रहे। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले प्रशासन में नैतिकता का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए नैतिक प्रशासन आवश्यक है। दूसरा, ये सुशासन की आधारशिला है। तो प्रशासनिक नैतिकता सुशासन की आधारशिला है। अगर प्रशासनिक नैतिकता नहीं होगी तो गुड गवर्नेंस जैसी चीज अस्तित्व में आएगी ही नहीं। तो ये एक पूर्वापेक्षा है, एक प्री रिक्विसाइट है गुड गवर्नेंस के लिए, प्रशासनिक नैतिकता। नैतिक प्रशासक ही पारदर्शिता, जवाबदेही और लोक विश्वास को सुदृढ़ कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट हमने देख लिए, लोकतंत्र में विश्वास, सुशासन की आधारशिला, नैतिक प्रशासक ही पारदर्शिता, जवाबदेही और लोक विश्वास को सुदृढ़ कर सकता है। अब लास्ट में हम ये सारी तीनों पॉइंट्स डील करने के बाद लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे कि अतः कहा जा सकता है कि प्रशासन केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए नैतिक जिम्मेदारी निभाने की प्रक्रिया है।
और प्रशासक केवल अधिकारी नहीं बल्कि समाज के नैतिक प्रहरी हैं। इनमें से कोई भी अगर आपको याद आता है तो वो आप लिख के चले आए और वो अच्छा खासा आपको 4 पेपर में इस क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अंत में उपसंहार के तौर पर आप इतना लिख दीजिए सिर्फ कि जब प्रशासन नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है तभी जन कल्याण, न्याय और सुशासन संभव हो पाता है। इस तरह से आपने 3 हेडिंग्स के तहत ये पूरा का पूरा प्रश्न, ये पूरा का पूरा आंसर कवर कर लिया। पहला क्या था, प्रशासन का नैतिक स्वरूप। इसमें क्या क्या कीवर्ड्स थे, सार्वजनिक हित, जनजीवन समानता और न्याय, नैतिक मूल्यों, यांत्रिक और निर्जीव। अगला हो गया प्रशासक एक नैतिक अधिकर्ता के रूप में, एक मॉरल एजेंट के रूप में। तो पहला इसमें कीवर्ड है वैल्यू बेस्ड यानी मूल्यनिष्ठ होने चाहिए, न कि केवल नियमनिष्ठ। दूसरा लोक सेवा के भाव से प्रेरित होकर कार्य। तीसरा नैतिक दुविधाओं में न्याय संगत और संवेदनशील निर्णय लेने होते हैं, तो नैतिक दुविधाएं इसका कीवर्ड्स हो गया। ऊपर हो गया लोक सेवा कीवर्ड। फिर चौथे का हो गया नैतिकता की परीक्षा। फिर गांधी जी का वो कोटेशन लिख देंगे तो गांधी जी हो गए कीवर्ड यहाँ पे। प्रशासनिक नैतिकता का महत्व तीसरी हेडिंग हो गई, इसमें विश्वास। पहला कीवर्ड हो गया लोकतंत्र में विश्वास, दूसरा हो गया सुशासन की आधारशिला में सुशासन कीवर्ड हो गया। फिर आ गया नैतिक प्रशासक ही पारदर्शिता, जवाबदेही और लोक विश्वास को सुदृढ़ कर सकता है। तो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोक विश्वास इसका तीसरा कीवर्ड हो गया। निष्कर्ष में आ जाइए, प्रशासन केवल नियमों का पालन नहीं, ये पहले कोटेशन का कीवर्ड हो गया। नैतिक प्रहरी दूसरे कोटेशन का कीवर्ड हो गया। इनमें से कोई भी आपको कोटेशन याद आए, उसका कीवर्ड आए, लिख के चले आइए, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए, इस तरह से आपने क्विक रिवीजन नोट्स भी देख लिया। एक बार 30 सेकंड के लिए इसको देखिए, फिर जो भी याद आ रहा है उसको लिखने की कोशिश करिए। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।